आज ऑफिस से छुट्टी ली है तो क्यों ना स्टोर रूम की सफाई ही कर ली जाए। फालतू पड़े सामानों को निकाल देती हूँ। वैसे भी अनावश्यक सामानों से स्टोर रूम भर रहा है। सोचती हुई प्रथा क्षितिजा के कॉलेज जाते ही स्टोर रूम में आ गई। वैसे तो स्टोर किसी पुराने गोदाम जैसा ना होकर दूसरे कमरे जैसा ही था। वहाँ कोई बिना काम नहीं आता था। समय समय पर सफाई करके कमरे को बंद कर दिया जाता था। प्रथा इधर उधर बेतरतीबी से रखे सामानों को जगह पर रखती और उनके ऊपर जमी धूल को साफ करती जाती और कोई 1 डेढ़ घंटे में काम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। अब बस एक और कोने में पड़ी लोहे की संदूक से फालतू सामान निकालकर उसे साफ करना था। प्रथा ने संदूक अपनी ओर खींचा और फर्श पर ही बैठकर उसमें से एक एक कर पुराने सामान निकालने लगी। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, कुछ गर्मियों के तो कुछ कपड़े सर्दियों के। इतने नन्हे कपड़े उसे बड़े प्यारे लग रहे थे। उन कपड़ों में उसे अपने बच्चों का बचपन नजर आने लगा था। अतः उन्हें फेंकना उन्हें मुनासिब न समझा और निकाल कर एक ओर रखा। ऊपर के कपड़े को हटाते ही एक लिफाफा रखा हुआ नजर आया। उसके हाथ रुक गए, धड़कनें तेज हो गई तथा आंखों में उदासी के बादल घिर आए। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और उसी प्रकार कांपती उंगलियों से उसे खोला और अपने दूसरे हाथ की हथेली पर लिफाफे को पलट दिया। रंग बिरंगी एक से बढ़कर एक सुंदर रेशमी राखियाँ उसके हाथ में थी। लिफाफा एक तरफ रखकर उन राखियों को बड़े प्यार से दूसरे हाथ से छुआ, मानो नाजुक पंखुड़ियों को। फिर फर्श पर एक एक राखी को अलग अलग करीने से सजाने लगी। उसे याद है कि किस प्रकार बचपन से ही उसे इस त्यौहार का कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है। और जब वो छोटी थी तब बाबूजी के साथ जाती और दुकान की सबसे सुंदर राखियों पर ही उंगली रखती और बाबूजी वही उसको खरीद कर देते। बचपन से वो यही करती थी। बाजार की सबसे बड़ी दुकान में जाती और सबसे सुंदर राखी पसंद करके खरीदती और अपने भाइयों को बड़े प्यार से बांधती। उसके भाइयों ने उसे कभी राखी का शगुन नहीं दिया। उसे एक बार की बात याद है जब बाबूजी ने भाइयों को पैसे दिए थे कि वो शगुन में उसे दे दे, तो मझले भाई वीरेंद्र तथा छोटे सुरेंद्र तो उसे दे दिए थे, पर बड़े भाई किशन ने बड़ी ही शरारती लहजे में कहा था कि वो अपने बाकी पैसे भी उसे दे दे। जब वो बड़ा होकर कमाने लगेगा तब हर साल की राखी का शगुन एक बार ही उसे दे देगा। ये सुनकर प्रथा को जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अपने भाई पर और ज़्यादा प्यार आया था जब उसकी कोई सहेली उससे पूछती कि रक्षाबंधन पर उसे क्या मिला, तो वो हमेशा यही कहती थी कि शगुन उसके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता। उसे अपने भाइयों की कलाई अपनी राखी से सजी देखकर जो खुशी मिलती है वो उसके लिए अनमोल शगुन से कम नहीं है। किंतु आज राखी की ये धागे उससे मुँह चिढ़ा रहे थे। अचानक उन चमकती राखियों के रंग धुंधले होने लगे। वो उस धुंधलेपन को मिटाने के लिए अपनी पलकें झपकाने लगी और एक साथ 3-4 बूंदों ने उनमें से कुछ धागों को गीला कर दिया और उसकी आंखों का धुंधलापन साफ हो गया। उसने अपनी आंखें साफ की और एक एक राखी को फर्श पर 3 जगह रखने लगी। कौन सी राखी किस भाई के नाम की खरीदी थी उसे अब भी याद था। अब खरीद कर बांध ना सकी थी। हर साल राखी खरीदती और लाकर पूज कर संदूक में रख देती थी। ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब उसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से विवाह कर लिया था। उसके इस फैसले की सज़ा उसे मिली। उसके माँ बाबूजी ने उससे सारे संबंध समाप्त कर दिए। वह नितांत अकेली हो गई थी और खुद को अनाथ जैसा महसूस करने लगी थी। लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया था कि उसने गलती की है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी और परिस्थितियों से समझौता करके अपना जीवन सफ़र तय करने लगी। समय की फितरत को समझना यदि हर किसी के बस में होता तो उसकी फितरत को समझकर हर व्यक्ति पहले से ही सतर्क हो जाता और कोई ऐसी गलती करता ही नहीं जिसके लिए उसे पछताना पड़ता। प्रथा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जिस रिश्ते के लिए उसने अपने अपनों को छोड़ दिया, उसका वही रिश्ता कभी उसका अपना ना हो सका। उसे एक ही रिश्ते के 2 रूप नजर आने लगे। एक और उसके घर वाले थे जिन्होंने उसकी एक गलती के कारण
अपनी औलाद, अपनी सगी बहन को इस प्रकार त्याग दिया मानो वो कभी थी ही नहीं। दूसरी ओर उसका पति, जिसने खून के रिश्ते के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए अपने पत्नी के अस्तित्व को नकार दिया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बात बात पर अपमान करना तो आम बात हो चुकी थी। प्रथा ये सब सहन करती, किंतु जब बच्चों के सामने कोई ऐसी बात होती जिसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ने की संभावना होती तो वो सहन नहीं कर पाती और ऐसी स्थिति में दोनों झगड़ पड़ते। रात को बारिश हुई थी तो पूरी छत पर नमी थी। प्रथा कमरे में पोछा लगा रही थी। ब्रजेश नहाकर कमरे में आया। मेरे कपड़े निकाल दो, उसने कहा। वो सामने अलमारी में रखे हैं, ले लो, मेरे हाथ गंदे हैं। ब्रजेश ने क्रोध में आकर अलमारी से अपनी कमीज इस प्रकार खींची कि उस खाने के सारे कपड़े बाहर फैल गए। ध्यान से नहीं निकाल सकते, मैंने अभी अभी सारे कपड़े तह करके रखे थे, प्रथा ने क्रोध से कहा। तो खुद ही क्यों नहीं दे देती, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ब्रजेश ने क्रोधित होकर चीखते हुए कहा। मैं अब तुम्हारे कपड़े अलग ही रखूँगी, फिर जितना मन करे फैला लेना, कहती हुई प्रथा ने अलमारी में ब्रजेश के कपड़े निकाल कर अलग कर दिए। तुझे अलग करना है तो ये ले, कहते हुए ब्रजेश ने अलमारी के बाकी खाने के भी कपड़े फैला दिए। घंटे भर की मेहनत पर इस प्रकार पानी फेरते देख प्रथा दुख और क्रोध से भर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार से अपने पति को सही राह दिखाए, कि वो उसकी मेहनत की कद्र करना सीख जाए। क्रोध में आकर उसने क्षितिजा को कहा, पापा के सारे कपड़े ले जाकर बाहर रखो। क्षितिजा महज 5 साल की ही थी। बच्चे का मासूम हृदय भी सही गलत की परख रखता है। उसने ब्रजेश के कपड़े उठाए और ले जाकर बाहर रखे। एक पुरानी लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रख दिए ताकि कपड़े गीले ना हों। परंतु ब्रजेश तो क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने ये नहीं देखा कि उसकी मासूम बच्ची ने कपड़े गीलेपन से बचा कर रखे थे। उसने आओ देखा ना ताओ, क्षितिजा को उठाया और कमरे के गेट पर खड़े होकर अपने सिर के ऊपर उठाकर इतनी ऊंचाई से कमरे के भीतर पटक दिया। प्रथा सन्न रह गई। उसे मानो काटो तो खून नहीं। उसने दौड़कर अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। इन चंद सेकंड में ही उसने खुद को हजारों बार कोस डाला कि क्यों अपनी मासूम बच्ची को इस झगड़े में घसीटा। 2 बिलान की लड़की मेरे कपड़े बाहर फेंकेगी, कहता हुआ ब्रजेश फिर क्षितिजा की ओर लपका। खबरदार, मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा, कहती हुई प्रथा क्षितिज को एक ओर कहती हुई बीच में आ गई और ब्रजेश ने एक जोर का थप्पड़ प्रथा के गाल पर मार दिया कि वो जाकर कमरे में रखे लोहे के कूलर के ऊपर गिरी और कूलर का कोना उसके दोनों भौहों के बीच गड़ गया। ब्रजेश को इतने पर भी तसल्ली ना हुई। उसने प्रथा की बाईं कनपटी पर लगातार कई घूंसे मारी। जब उसे ये महसूस हुआ कि शायद वो बेहोश हो गई है तब उसने छोड़ दिया, किंतु प्रथा होश में होकर भी बदहवास सी हो गई थी। उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। ये सब दृश्य देखकर क्षितिजा घबरा रही थी। वो चीख चीख कर रो रही थी। प्रथा ने उसे सीने से लगा लिया और फपक कर रो पड़ी। दोनों माँ बेटी अपना दर्द भूलकर एक दूसरे के दर्द में खो गई। इस समय उसकी दिल का दर्द उसके शारीरिक दर्द से कहीं अधिक प्रचंड था। उसका सूजा माथा, आंखों के नीचे के काले और नीले निशान तो कोई भी देख सकता था, परंतु उसका दिल कितना घायल हुआ था उन जख्मों से। रिश्ता लहू किसी को दिखाई नहीं पड़ सकता था। प्रथा को ब्रजेश के स्वभाव में आया बदलाव तो तभी से दिखाई पड़ गया था जब वो विवाह के बाद पहली बार क्षितिजा के जन्म के पहले अपने गांव जाकर घर वालों से मिलकर आया था। परंतु वो बदलाव सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति लापरवाही के रूप में सामने आया था और धीरे धीरे यही परिवर्तन बहसीपन में बदलता गया। उसे पति के अधिकार तो सारे चाहिए पर कर्तव्य निभाने के नाम पर क्लेश करता। प्रथा को अपने और बेटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस समय भी स्कूल में नौकरी करनी पड़ी जब छोटी बेटी क्षमा को माँ के पूरे समय की देखभाल की आवश्यकता थी। प्रथा उसे गोद में लेकर स्कूल जाती और गोद में ही लेकर 15-20 मिनट पैदल चलकर घर आती।
स्कूल में आया को उसकी देखभाल के लिए पैसे देती। क्षमा के जन्म से पहले ही वो नौकरी करती थी और उससे पहले थैले बनाकर घर खर्च में सहायता करती थी। पर ब्रजेश ने कभी इस बात के लिए कृतज्ञता नहीं दर्शाया, उल्टा उसे अपमानित करने की किसी वजह को नहीं छोड़ता। इतनी मार पीट की मार प्रथा को हर पल अपने माँ बाबूजी की याद आती। वो अपने आप को कोसती। उसकी रक्षा के लिए भगवान ने उसे 3 भाई दिए हैं, फिर भी आज वो बेसहारा और लाचार है। तो सिर्फ अपने एक गलत फैसले के कारण वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। काश वो वापस जा पाती तो आज ही चली जाती। कुछ सप्ताह के बाद ब्रजेश शाम को दुकान से जल्दी घर आ गया और 130 रुपये प्रथा की ओर बढ़ाते हुए बोला कि वो किसी की शादी में जा रहा है और कल शाम तक आएगा। प्रथा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पैसे लेकर एक और रख दिया और ब्रजेश के कपड़े पैक कर दिए। 3 दिन हो चुके थे, ब्रजेश लौट कर नहीं आया तो प्रथा को फिक्र होने लगी। वो दुकान पर गई ये सोचकर कि शायद कुछ पता चल जाए कि वो कहाँ गया है। दुकान पर जाकर जो उससे पता लगा उससे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि ब्रजेश के भाई को उसके पापा ने अपनी नौकरी सौंप दी है और इसकी खुशी का जश्न मनाने के लिए ब्रजेश भी वहाँ गया है। प्रथा ने फिर से खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। मैं क्यों अपने घर वालों से दूर हूँ? गलती तो हम दोनों ने की थी, फिर सज़ा मैं अकेली ही क्यों भुगत रही हूँ? प्रथा सोचने लगी, मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, पर मैंने भी तो उसे पुनः जोड़ने की कोशिश नहीं की। और यदि मेरे सिर पर भी मेरे बाबूजी का हाथ होता तो क्या आज मुझे बार बार इस प्रकार अपमानित होना पड़ता? नहीं, कभी नहीं। पर उसे ये डर था कि यदि वो घर गई तो उसके भाई उसका अपमान कर सकते हैं। पर क्या मेरे भाइयों द्वारा जो मेरा अपमान किया जाएगा वो अपमान इससे अधिक होगा? यहाँ तो मैं हर दिन किसी न किसी रूप में अपमानित हो रही हूँ। नहीं, अब और नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने अपने घर वालों को शर्मिंदा किया है, बदले में वो कैसा भी सलूक करे इस अपमान से कम होगा। अब मैं ही पहले जाऊंगी। प्रथा ने अपने और बच्चियों के 2-4 कपड़े पैक में रखे और कमरे में ताला लगा कर चल दी। रेल में टिकट आरक्षित किए बिना ही जनरल डिब्बे में सफ़र किया। सुबह के 5 बज रहे थे जब गाड़ी कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर रुकी। प्रधा ने बैग कंधे पर टांगा, क्षमा को गोद में उठाया और एक हाथ से क्षितिजा का हाथ पकड़ प्लेटफॉर्म पर उतरी। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। बिजली की जगमगाहट रात्रि के अंधेरे को मात दे रही थी। प्रधा को सूर्योदय तक प्लेटफॉर्म पर ही रुकना उचित लगा। उसने एक खाली बेंच देखकर उस पर बैग रखकर क्षितिजा और क्षमा को बैठा दिया और क्षितिजा को ध्यान रखने को बोलकर पास के स्टॉल से खाने का कुछ सामान लाकर दोनों को दिया और पास के नल पर ब्रश करके मुंह हाथ धोकर खुद भी चाय की स्टॉल से चाय लेकर पिया। उजाले की किरण चारों ओर बिखरने लगी थी। प्रथा ने रिक्शा किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी, किंतु अनजान सब है उसे भीतर से कमज़ोर बना रहा था। ना जाने उसका भाई उससे मिलेगा भी या नहीं, कैसा व्यवहार करेगा उसके साथ। इसी उहापोह में वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के सामने उसके घर वाले कोई तमाशा खड़ा करें, इसीलिए उसने अपने मोहल्ले से बहुत पहले ही रिक्शा रुकवा लिया और रिक्शे वाले को 100 रुपये दिए और अपने भाई का नाम और पता बताकर उसे बुला लाने को कहा और स्वयं वहीं रिक्शे स्टैंड पर ही रुककर इंतज़ार करने लगी। उसके दिलो दिमाग में तूफान चल रहा था। एक समय वो भी था जब वो अपने भाइयों को जो कह दे उसके भाई टालते नहीं थे, क्योंकि वो उनसे बड़ी जो थी। और एक आज का समय है उसे इस प्रकार उनसे मिलने के लिए तिकड़म लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। और ये भी पता नहीं कि वो भाई जिसके भरोसे वो यहाँ चली आई हैं वो उससे मिलने आएगा भी या नहीं। रिक्शे वाला वापस आ रहा था, साथ में किशन भी था। प्रथा का ये भाई तीनों भाइयों में बड़ा। उसे लगा वो उस पर क्रोधित होगा, उसे डांट डपट कर वापस जाने को कहेगा। पर ये क्या, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बस उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। क्या करती? जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसे ही हमारी चिंता नहीं। वो अपने घर वालों की खुशियों में
शामिल होने के लिए हमें अंधेरे में रखकर बिना बताए यहाँ चला आया है। तो मैं ही कब तक और किसके भरोसे अपने घर वालों से दूर रहूं? प्रथा एक ही सांस में धारा प्रवाह बोल गई थी, परंतु उसके भीतर कुछ चल रहा था। वो मन ही मन डर रही थी कि उसका भाई उसके बच्चों के सामने उसका अपमान ना कर दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। किशन ने बिना आगे कुछ कहे उसका बैग उठाया और पुनः रिक्शे में प्रथा और बच्चों को बैठाया और खुद भी बैठकर उससे चलने को कहा। रिक्शा एक कच्ची बस्ती में पहुंच चुका था। कुछ घर छोड़कर एक घर के आगे किशन ने रिक्शा रोक दिया। वहाँ ईंटों से बना हुआ 2 छोटे छोटे कमरों वाला एक छोटा सा घर था। प्रथा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ उसे कहाँ लेकर आया है, परंतु जब वो लोग भीतर पहुँचे तो प्रथा के सारे प्रश्नों का हल मिल गया। ये छोटे लाल चाचा का घर था। शायद भाई को उसे अपने घर ले जाने में शर्म आ रही थी, इसीलिए वो उन लोगों को यहाँ लेकर आया था। किशन बाहर जाकर बाजार से बच्चों के खाने के लिए ब्रेड बिस्किट आदि ले आया ताकि नाश्ता तैयार होने तक बच्चे भूखे ना रहें। भाई उससे ठीक से बोले या ना बोले, परंतु बच्चों के लिए उसकी फिक्र देखकर प्रथा को बहुत अच्छा लगा। उसे खून के रिश्तों के अमिट प्रकृति पर फिर से विश्वास होने लगा था। अब वो रक्षाबंधन के दिन तनहा नहीं होगी। वो उसकी खरीदी हुई राखियाँ संदूक में नहीं रखी जाएंगी, बल्कि वो फिर से उसके भाइयों की कलाई पर सजेंगी। उसका भाई भले ही उसे अपने घर लेकर नहीं गया, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो उसे अपने घर लेकर जाएगा। वो गांव मम्मी के पास भी गई और ये सुझाव उसकी भाभी ने दिया था। वो अपनी भाभी के प्रति कृतज्ञता से भर गई थी। माँ से मिलकर वापस आने के बाद वो वापस दिल्ली आ गई। किशन स्टेशन पर उसे गाड़ी में बैठाने आया था। उसकी बीवी ने उसे एक साड़ी और बच्चों को कपड़े दिए थे। प्रथा को उनका दिया ये उपहार अनमोल लगा। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हालांकि प्रथा ने भी अपनी भाभी को एक सुंदर सी साड़ी और भतीजियों के लिए बहुत ही सुंदर से कपड़े दिए थे। उसने कृतज्ञता बस छोटे लाल चाचा के बच्चों को भी कपड़े दिए। आखिरकार उन्होंने 3-4 दिन उसकी आवभगत की थी, इसीलिए बाजार जाकर वो सबके लिए कपड़े खरीद कर लाई थी। अब प्रथा को भी खुश होकर जीने की वजह मिल गई। वो अब अपने खोए रिश्ते को धीरे धीरे पा लेगी। इस बार प्रथा अपनी आंखों में आशा और उमंगों से भरे सपने लेकर वापस आई। क्या हुआ जो वापस आने पर उसे फिर से विजेश के क्रोध का सामना करना पड़ा। पर इस बार वो कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि उसने भी गर्व से सिर उठाकर जवाब दिया कि तुम अपने भाई की खुशी में शामिल होने गए थे, तो मैं भी अपनी खुशियों के बंद द्वार को खोलने अपने भाई के पास गई थी। अगला रक्षाबंधन आया तो उसने फिर से बहुत सुंदर सुंदर 3 राखियाँ खरीदी, पर संदूक में रखने के लिए नहीं, बल्कि डाक से भेज दिया। किंतु रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही उसके मनो मस्तिष्क में हलचल होने लगी। क्या इस बार भी वो अपने भाइयों को राखी ना बांधे? ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है कि वो फिर से अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। वैसे उसे पता है कि वो 3 भाइयों को नहीं मिल पाएगी। उसके दोनों छोटे भाई गांव में होंगे या तो सिर्फ किशन ही होगा। पर कोई बात नहीं, इस साल एक भाई को ही सही। यही सोचकर प्रथा ने अकेले ही कानपुर जाने की तैयारी कर ली। इस बार बच्चों को ब्रिजेश के पास ही छोड़ वो एक दिन के लिए ही कानपुर के लिए रात की ट्रेन से निकल गई, ये सोचकर कि कल सुबह भाई को राखी बांधेगी और शाम को वहाँ से रात की ट्रेन से वापस आ जाएगी। वो चल तो दी, किंतु उसके मन में बार बार बस यही सवाल उठ रहा था कि घर तो जा नहीं सकती। बाबूजी वही होंगे और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसका वहाँ आना। फिर वो जिस उद्देश्य से जा रही है, क्या वो पूरा होगा? किंतु कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो उसे भी राह मिल गई। वो किसी समय पड़ोस में रहने वाले चाचा के घर गई और उनके ही छोटे बेटे को भेजकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए बुलवाया। चाची के भाई भी अपनी बहन से राखी बंधवाने गांव से आए हुए थे। अतः किशन के आने के बाद सबने एक साथ बैठकर पूरी विधि से राखी बंधवाई। प्रथा यहाँ सिर्फ अपने भाई किशन को राखी बांधने आई थी, पर उसने चाचा के इकलौते बेटे सुशांत को भी राखी बांधी। आज उसे ऐसा लग रहा था
मानो वर्षों की तपस्या पूरी हुई। सुशांत ने अपनी तीनों बहनों के साथ उसकी थाली में भी शगुन के रुपए रखे। मामा जी ने भी अपनी बहन की थाली में शगुन के रुपए रखे, किंतु किशन ने बचपन की तरह इस बार भी प्रथा की थाली में शगुन नहीं रखा। प्रथा को पहले अपने भाई की ये आदत बिल्कुल बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि तब वो छोटे थे, किंतु इस बार उसने ऐसा करने से उसे दुख हुआ। उसे लगा शायद उसके भाई को उसका आना अच्छा नहीं लगा। शायद इस दिन का इंतज़ार सिर्फ उससे था। उसकी राखी अब अपना अस्तित्व खो चुकी थी। उसके कानों में बचपन में कही गई किशन की वो बात गूंज गई, जब बाबूजी द्वारा दिए गए शगुन के पैसे को जेब में रखते हुए उसने कहा था, जब मैं कमाने लगूंगा तब सारी एक साथ चुका दूंगा। उसकी आंखें नम हो गई। किशन जा चुका था। जो उसने महसूस किया था वही मामा जी ने भी महसूस किया था। उन्होंने किशन के जाते ही कहा थी, उसने अपनी बहन को शगुन नहीं दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाची ने उसका बचाव करते हुए कहा, पैसे नहीं रहे होंगे उसके पास। पैसे बहुत थे उसकी जेब में, मैंने देखे थे, मामा जी ने कहा था। कोई बात नहीं मामा जी, उसकी तो बचपन की ये आदत है। उसने राखी बंधवाते समय कभी कुछ नहीं दिया। इस बार प्रथा ने अपने भाई का बचाव करते हुए कहा था, पर अब वो बच्चा नहीं, बच्चों का बाप है। जो भी हो ये गलत है और मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हुए मामा जी दूसरे कमरे में चले गए। प्रथा ने अपने भाई का बचाव किया, पर वो कैसे कहती कि इस बार तो वो भी आहत हुई है। उसका भाई अपनी ही कही बात भूल चुका है, या फिर उसके लिए अब ये रिश्ता औपचारिक मात्र रह गया है। ये भी हो सकता है कि वो राखी बंधवाना ही ना चाहता हो, पर सुशांत के बुलाने के कारण आ गया हूँ। तरह तरह के सवाल जवाब प्रथा के दिलो दिमाग को अपने जाल में उलझाते जा रहे थे। क्या उसने यहाँ आकर सही किया? क्यों नहीं? फिर उसने स्वयं ही अपने मस्तिष्क से सवालों को झटक दिया और खुद को समझाया। इतने सालों के बाद वो इस अवसर पर आई है। इससे पहले किशन कितना नाराज़ था। अब उसे सामान्य होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। वो बेवजह दुखी हो रही है। उसे अपने भाई को राखी बांधने का हक मिल गया। क्या ये कुछ कम है? ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ एक बार में ही सामान्य हो जाए। कितने ही सालों से वो इस पल के लिए तरसती रही है। आज ये पल उसे नसीब हुआ और यही बहुत है उसके लिए। शाम को फिर किशन ही उसे ट्रेन में बैठा कर आया था। धीरे धीरे उसका आना जाना शुरू हो गया। प्रथा अब जब भी कानपुर आती तो सीधे अपने भाई के पास ही आती। अपने ससुराल वो कम ही जाती। परंतु उसने महसूस किया कि भले ही उसके और भाइयों के बीच के रिश्ते में सुधार हुआ हो, परंतु वो पुनः प्रेम न पनप सका जो पहले हुआ करता था। जब वो अपने भाई भाभी के पास आती तो अपने भतीजे भतीजियों के लिए, अपनी भाभियों के लिए सर्वोत्कृष्ट कपड़े खरीदती और उसके लिए भाई भाभी सिर्फ औपचारिकता पूरी करते। उसे दुख तो होता, पर वो स्वयं को समझा लेती कि कोई बात नहीं, उसने वो सब वापस पा लिया है जिसकी उम्मीद वो पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। अब बाकी की कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। किसे पता होता है कि आने वाले समय के गर्भ में किसके लिए क्या छिपा है, परंतु कहते हैं ना कि जो होता है भले के लिए होता है, इसीलिए क्रोध में ही सही। पर प्रथा का अपने भाई से मिलना उसके लिए शुभ ही रहा। अब वो अपने आप को अनाथ नहीं समझती और ब्रजेश और उसके परिवार के समक्ष बेबस महसूस नहीं करती। ब्रजेश जो उसका हमसफ़र था, उसके लिए उसने माँ बाबूजी की छत्र छाया, भाइयों का प्यार व सम्मान तथा मायके के सारे सुख त्याग दिए थे। उसी ने उसे आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उधर पूरब दिशा में आसमान रिक्तिम हो रहा था और इधर अभी अभी सोकर जगी प्रथा की आंखें लाल सुर्ख और सोचकर मोटी मोटी हो रही थी। रात को वो रो रो कर कब सो गई थी उसे पता ना चला था। रात में ब्रजेश ने ऐसा कुछ किया कि अब प्रथा को उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश कि उसके बच्चे नहीं होते, काश कि वो बे औलाद होती, तो अब तक वो ब्रजेश को ही नहीं ये दुनिया छोड़ चुकी होती। पर अब तो ऐसा भी नहीं कर सकती, वरना बेटियों का क्या होगा। नहीं, वो इतनी कायर नहीं हो सकती। वो अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को सजा नहीं बना सकती।
चाहे कुछ भी हो, पर वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सोचते हुए भी प्रथा की आंखें अनवरत रिक्त होती रही, परंतु इतनी तरलता के बाद भी उसकी आंखें इस प्रकार जल रही थी। मन कर रहा था कि बर्फ के टुकड़ों से आंखें तक को ढक ले। जब तक आंखें बिल्कुल ठंडी ना हो जाएं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती, परंतु ऐसे अपमान वो सहन भी नहीं कर सकती। वो वो अशिक्षित और असहाय नहीं है, कम ही सही अपना और बच्चों का पेट भरने लायक कमा भी लेती है। फिर क्यों आए दिन अपना तिरस्कार सहन करे, क्यों अमानुषता की शिकार बने। अब या तो ये इंसान सुधरेगा या मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। यदि मैं अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाबूजी के खिलाफ जाकर शादी जैसा फैसला ले सकती हूँ, तो अपने सम्मान की रक्षा और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए भी मैं समाज के नियमों के विरुद्ध भी फैसला ले सकती हूँ। यही सोचकर वो आंखों की सूजन थोड़ा कम होती है। एक टेलीविज़न की दुकान पर जा पहुंची और अपने भाई को फ़ोन लगाया। तुरंत फ़ोन माँ ने उठाया। हेलो माँ, मैं प्रथा, कहते हुए प्रथा का गला भर आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ का हृदय समझ गया कि उनके कलेजे का टुकड़ा दुखी है। माँ, किशन को भेज दो। प्रथा स्वयं को रोक ना सकी और रोते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? माँ ने घबराकर पूछा। माँ, कल ब्रजेश ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। प्लीज़ किशन को भेज दो, मुझे उसके साथ वापस आना है। प्रथा ने अब तक अपनी आवाज़ को संयत करते कर लिया था। अब किशन वहाँ आकर क्या कर लेगा बेटा? तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है ना, अब खुद ही निपटो। हम चाहते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। माँ की आवाज़ में बेबसी उतर आई थी। इधर प्रथा को मानो किसी ने पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दिया हो। वो निराश होकर फ़ोन रखने ही वाली थी, तभी किशन की आवाज़ आई। हेलो, क्या हुआ? प्रथा ने रोधी हुई आवाज़ से ही कहा। तुम यहाँ आ जाओ प्लीज़। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम रो मत, किशन ने कहा। प्रथा में मानो पुनः जीवन का संचार हो गया। अभी कुछ क्षण पहले ही माँ की बातों ने उसे कुछ पल के लिए पुनः असहाय होने का एहसास करा दिया था, किंतु पिछले कुछ महीनों में मजबूत हुए विश्वास के महल को धराशायी कर दिया था। पर उसके भाई ने उसे फिर से सबल कर दिया और अब वो आश्वस्त होकर घर की ओर चल दी। सुबह के 8 बजने से पहले ही किशन प्रथा के कमरे में मौजूद था। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु वो बहन का संबल होता है, बहन का अभिमान होता है। बहन यदि दुखी हो, खास करके यदि प्रताड़ना की शिकार होती है, तो भाई को देखते ही सब्र का बांध टूट जाता है। मन होता है कि भाई से लिपट कर इतना रोए कि उसके सारे दुख आंसुओं के साथ ही बह जाए। वो मन ही मन अपनी स्थिति को मजबूत महसूस करती है। प्रथा की स्थिति भी इसी समय कुछ ऐसी ही थी। उसका हृदय जहाँ एक ओर दुखी से विदृढ़ हो चुका था, दूसरी ओर अपने भाई को तत्काल आया देख खुशी से उसका दिल उछल रहा था। अपने भाई को देखकर एक बहन को फिर रोना आ गया, किंतु उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद आंसू के कुछ कतरे सब्र का बांध तोड़कर अपनी मनमानी दिखा ही गए। किशन ने ब्रजेश से पूछा, क्यों हाथ उठाया? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी। मैंने हाथ नहीं उठाया, ब्रजेश ने दृढ़ता से जवाब दिया। हाथ नहीं उठाया, कहकर सुबकती हुई प्रथा ने चारपाई के नीचे रखे बैग में से अपनी मैक्सी निकालकर भाई के सामने खोलकर दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये हाल किया है इन्होंने मेरा। कहते कहते प्रथा की आगे की आवाज़ गले में ही रोंद गई। ये कुछ नहीं है, इसे तुम छोटी मोटी बहस कहते हो। किशन ने तार तार हो चुकी मैक्सी की ओर इशारा करते हुए क्रोध में जलती आवाज़ में कहा। ब्रजेश को शायद अब इस बात का अंदेशा भी था कि प्रथा इस प्रकार उसकी सच्चाई सामने रखेगी। वो घबरा गया और कुछ पलों के लिए चुप ही रहा। किशन ने पुनः कहा, मैं सहन नहीं करूँगा, इसीलिए सुधर जाओ और ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे अब नहीं रहना यहाँ, प्रथा ने व्यथित होकर कहा। वो मुझे ज़रा ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। मैं खुद पछता रहा हूँ, पर विश्वास करो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऐसी कोई शिकायत अब नहीं मिलेगी, ब्रजेश बोल पड़ा। किशन चुप हो गया। प्रथा मन ही मन आश्वस्त हो गई कि अब वो अकेली नहीं,
अब उसकी ओर से सवाल पूछने वाले हैं। और जब एक स्त्री के सर पर उसके पिता व भाई का हाथ हो तो उसके पति को भी उसके साथ जाति करने से पहले परिणाम के विषय में सोचना अवश्य पड़ता है। प्रथा ने अपने भाई को नाश्ता करवाया। ब्रजेश ने दुकान जाते वक्त किशन से कहा, क्यों क्यों नहीं, तुम भी चलती मेरे साथ। यहाँ घर में क्या करोगे? ठीक है, कहता हुआ किशन भी उसके साथ चल दिया। पहले तो प्रथा को अच्छा नहीं लगा कि उसका भाई घर पर रुका भी नहीं कि वो उससे बात कर सके, और उसी के साथ गया जिसने उसकी बहन के साथ इतना बड़ा सलूक किया। फिर उसने सोचा शायद साथ जाकर वो उससे बात करना चाहता होगा, इसीलिए गया है। 1-2 घंटे में आ जाएगा। 1-1.5 घंटे के बाद जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी, प्रथा के विश्वास की नींव कमज़ोर होती जा रही थी। इंतजार करते करते शाम हो गई। प्रथा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो तो कोई बात ही नहीं कर सकी अपने भाई से। पता नहीं वो आज रुकेगा भी या नहीं। वो वापस जाना चाहती है, पर भाई से इस बारे में कोई बात ही नहीं हो सकी। शाम को किशन और विजय साथ ही वापस आए, और कोई समय होता तो इन दोनों को साथ देखकर प्रथा को बहुत खुशी होती, परंतु आज उसे अपने भाई का विजय के साथ होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो कुछ कह ना सकी। दोनों इस प्रकार सामान्य दिखाई दे रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। न जाने क्यों प्रथा की छठी इंद्री सक्रिय हो उठी। कुछ तो है जो सही नहीं है, पर क्या? बिना किसी की बताए वो कैसे समझे? आते ही उसके भाई ने कहा, अब मैं चलूँगा। मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। प्रथा ने कहा, तुम यहीं रहो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। किशन ने कहा, ऐसे वादे तो मैं न जाने कितने बार सुन चुकी हूँ, पर फिर बार बार वही सब कुछ दोहराया जाता है जिसे न दोहराने की प्रॉमिस की जाती है। कहते हुए प्रथा का गला रूंध गया। इस बार मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, किशन ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा। हालांकि प्रथा जानती थी कि उसके पति में कोई सुधार आने वाला नहीं था, फिर भी अपने छोटे भाई को बड़े जैसा मान देते हुए वो चुप हो गई। वैसे चुप होने की सिवा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने अपने भाई को विदा किया और कमरे में आकर खूब रोई। वैसे किशन उसे रोशनी की किरण दिखा गया था, और उसकी बात पर प्रथा को भरोसा था, परंतु भरोसे की इस दीवार में अविश्वास की हल्की दरार भी थी, या शायद भय की दरार थी। उसके मस्तिष्क में ना जाने कितने सवाल आ जा रहे थे। क्यों किशन ने उससे पूरी बात नहीं पूछी? क्यों पूरा दिन वो घर पर नहीं आया और शाम को स्टेशन के लिए निकलने के ही समय पर आया? इस प्रकार के ना जाने कितने सवालों का सामना वो भीतर ही भीतर करती रही। वो पश्चाताप करना चाहती थी अपनी गलतियों की, पर शायद उसकी किस्मत में अब समय नहीं आएगा जब वो अपने अपनों को ये विश्वास दिला पाएगी कि वो सचमुच अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है। बेटियों को खिला पिला कर सुला दिया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ब्रजेश भी अभी स्टेशन से वापस नहीं आया था। सुबह होते ही प्रथा जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। उसे घर पर फ़ोन करके पूछना था कि किशन पहुंच गया या नहीं, पर एसटीडी की दुकान खुलने में अभी देर थी, इसीलिए उससे पहले ही वो घर के कामों से फुर्सत पा लेना चाहती थी। बच्चों को स्कूल भेजकर कमरे की सफाई करके सभी कामों से फ्री होकर वो फ़ोन करने चली गई। रास्ते में सोच रही थी कि माँ से बताएगी कि किशन ने किस प्रकार उससे ठीक से बात भी नहीं की और चला गया, पर माँ से कहकर क्या फ़ायदा? वो तो भेजना ही नहीं चाहती थी। किशन कम से कम यहाँ उसके बुलाने से आया तो भाई ने अपना फर्ज तो निभाया। सोचती हुई प्रथा दुकान पर पहुँच गई और फ़ोन पर माँ से बात की। प्रथा ने फ़ोन रखकर दुकानदार को पैसे दिए और अनमनी सी वापस अपने उस घर की ओर चल दी जिसे कल तक वो छोड़ने को तत्पर थी। शायद माँ की बातों ने उसे ये एहसास दिला दिया कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था, आज उसी व्यक्ति के साथ उसे मजबूरी में निर्वाह करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी अपमानित क्यों ना हो। कमरे में प्रवेश करते ही वो फपक कर रो पड़ी। उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजने लगी। किशन कह रहा था कि सब तुम्हारी ही गलती है, ब्रजेश की कोई गलती नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्या किया मैंने? क्या गलती कर दी मैंने? तथा गुटी गुटी सी आवाज़ भी मानो चीख उठी। माँ ने भी उसे कुछ नहीं बताया
कि किशन ने ऐसा किस बात पर कहा। शायद माँ को पता ही ना हो। मेरा भाई, जिसे मैंने इतने विश्वास से बुलाया था कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करेगा, उस इंसान की बात मानकर चला गया जिसने उसकी बहन के वस्त्र तार तार कर दिए हों। अरे, एक बार मुझसे भी तो पूछता कि जो भी बातें उससे कही गई उसमें कितनी सच्चाई है। उस इंसान से क्यों नहीं कहा कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाने हो मेरे सामने लगाता। मेरे पीछे कई बातों पर कैसे विश्वास कर लिया। क्या ऐसा ही रिश्ता होता है भाई बहन का? क्या बचपन से बंधे गए रक्षा सूत्रों का यही सबूत देना था मेरे भाई को? प्रथा का हृदय उद्विग्नता से विदीर्ण हुआ जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि स्वयं को ख़त्म कर दे। अब कौन सा रिश्ता बचा जिस पर विश्वास करे? माँ ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। बाबूजी से कोई आशा पहले भी ना थी। बस एकमात्र सहारा इसी भाई का था। तो उसने तो एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बहन ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया है। कितनी बार उसे इतनी बेदर्दी से पीटा गया है जितना कोई किसी जानवर को भी नहीं पीटता। कितनी बार उसके कपड़े फाड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश की गई है। पर आज इतना सब कुछ करने वाला इंसान उस भाई की नज़र में निर्दोष है और वो बहन कसूरवार है जिसने ये सब सहन किया। प्रथा के मन में झंझावात मचा हुआ था। आज उसे अपने भाई का वो मासूम सा चेहरा ध्यान आ रहा था जब राखी बंधवाने के बाद कहता, जब कमाऊंगा तब सारी राखियों की सगुन एक साथ दे दूंगा। ये कर्ज रहा मुझ पर। सचमुच भाई, तुमने क्या खूब कर्ज चुकाया। मुझे पता होता कि कच्चे धागे का बंधन इतना कच्चा होता है तो कभी इस बंधन पर विश्वास न करती। तुमने तो सारी राखियों के धागों में बसे मेरे स्नेह को जला डाला। जब तक तुमसे मिलकर राखी नहीं बांध पाती थी तब तक तुम्हारे नाम की राखियों को संजोकर संभाल कर रखा था कि अवसर मिलते ही सारी एक साथ बांधूंगी। पर अब तो तुम्हारे नाम की राखियों ने बाजार में आना ही बंद कर दिया है तो मेरे संदूक में कैसे आएंगी? अब तो हमारा अब तक का रिश्ता संदूक में ही बंद हो गया। बुदबुदाती हुई प्रथा फर्श पर करीने से रखी राखियों को उठाकर फिर से लिफाफे में डालने लगी।